अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक इज़ अबाउट द पार्किंसनिज़म और इसमें हम जो है देखेंगे पार्किंसनिज़म के अंदर एक डिज़ीज़ को, दैट इज़ पार्किंसंस डिज़ीज़। न्यूरोलॉजी मेडिसिन हम स्टार्ट करने लगे हैं तो उसमें हम देखेंगे पार्किंसंस डिज़ीज़। ठीक है, पहले वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको कि एक्चुअली हमारी बॉडी में ब्रेन के अंदर क्या होता है। एक स्ट्राइटल सिस्टम होता है। स्ट्राइटल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, कॉर्डेट होता है, पुटामेन होता है, ग्लोबस पैलिटस होता है और थैलेमस होता है। ये स्ट्राइटल सिस्टम क्या कर रहा होता है, हमारी बॉडी की जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अब जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है और कॉर्डेट और पुटामेन होता है, इनके दरमियान में एक जो है पैथवे होता है जिसको हम कहते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट जो है इसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं। ठीक है, तो पार्किंसनिज्म क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जो इन डोपामिनर्जिक पाथवेज को अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली जब ये डोपामिनर्जिक पाथवेज अफेक्ट होंगे, डोपामीन की कमी होगी, तो वो जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स की कंट्रोल ये कर रहे थे अब वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ की हम बात करते हैं। इसका डिविजन का टेबल हमने मेजरली करना है, कॉजेज़ इसके इंपॉर्टेंट है। पार्किंसनिज्म की कॉजेज़ देखें, पार्किंसन डिजीज़, कॉर्टिकोबेजल डिजेनरेशन, विल्सन्स डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़, क्रॉनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्योंकि वो क्या करती है, ग्लोबस पैरेटस की नेक्रोसिस कर जाती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती है लाइक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, पीरोथायाजीन्स, इसके अलावा एमिट्रिप्टाइलिन, लिथियम, मीथोक्लोप्रामाइड, प्रोप्राजीन और क्लोरफेनिकोल। ठीक है, कुछ ड्रग्स है, कुछ टॉक्सिन्स है, कुछ मेटाबॉलिक डिसीज़ है। ठीक है, और कुछ दूसरी डिजीज़ है जो पार्किंसनिज्म करवाती है और इस डोपामिनर्जिक पाथवेज को, नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब हम बात करने लगे पार्किंसंस डिजीज़ की, जो हमारा मेन टॉपिक है। इसमें क्या होगा कि इडियोपैथिक हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर, हमें नहीं पता कि इसकी क्या कॉज है, क्यों हो जाता है। हाइपोकाइनेटिक मतलब कि बॉडी की जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, विथ प्रेजेंटिंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसनिज्म। होगा क्या, होगा ये कि जो हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा है उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो न्यूरॉन्स होंगी उनकी डीजेनरेशन हो जाएगी ड्यू टू एनी कॉज। इडियोपैथिक है लेकिन हम सोच सकते हैं कोई एज रिलेटेड है, कोई स्ट्रोक हुआ था पहले पेशेंट को, कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई हाइपोक्सिया है, कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। अब खुद सोचने वाली बात है कि जब सब्सटेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से वो जो डोपामीन होगी उसका लेवल कम हो जाएगा। रिजल्टेंटली क्या होता है कि एक ना हमारा सीसॉ होता है कि अगर डोपामीन कम हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बॉडी की मूवमेंट्स होंगी वो अफेक्ट होंगी। ठीक है, इसमें जो मेजर हमारे क्लिनिकल फीचर्स आते हैं उनकी हम बात करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपको तकरीबन हर पेशेंट ऑफ पार्किंसनिज्म के देखता है, आपने उनके हाथों को देखना होता है। वो ऐसे रेस्ट पे उनके हाथ पड़े होते हैं और ऐसे हिल रहे होते हैं, ट्रैमर्स हो रहे होते हैं, रेस्टिंग ट्रैमर्स जिनको कहते हैं पिल रोलिंग ट्रैमर्स। दिस द पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ द पार्किंसनिज्म। ठीक है, फिर जी हम उनको हाथ को कहते हैं ज़रा ऊपर, बाजू ऊपर नीचे करें तो उनका जो अपर लिम्स होते हैं उनके अंदर कॉगविल रिजिडिटी होती है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रिजिड हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए स्पैस्टिसिटी और रिजिडिटी में कोई फ़र्क होता है। स्पैस्टिसिटी जो होती है ना वो एक कंपार्टमेंट हमारे मसल्स है ना हाथों के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसका स्पैस्टिसिटी और रिजिडिटी का। कि देखें हमारे जो अगर एक ग्रुप ऑफ मसल्स इफेक्ट हो रहे हैं ना, लाइक आपको पता है कोई फ्लेक्सर्स होते हैं हमारी आर्म के अंदर, एक्सटेंसर्स होते हैं, अगर वन कंपार्टमेंट के मसल्स इफेक्ट होते हैं ना तो उसको स्पैज़म ऑफ मसल्स कहते हैं। लेकिन रिजिडिटी में क्या होता है कि जो भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों कंपार्टमेंट्स के मसल जो है ना वो बिल्कुल रिजिड हो जाएंगे। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि वो बिल्कुल रिजिड हो गए हैं, मसल्स अपना काम ही नहीं कर रहे, तो हम उस पेशेंट को कहेंगे हाथ बाजू ऊपर नीचे करो, बिल्कुल रिजिड हुआ होगा, तो कॉगविल रिजिडिटी होगी। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे रिजिड हुआ होगा। ठीक है, और फिर हम जो है उसको उसके लोअर लिम्स को देखेंगे तो वहाँ पे उसको लेड बाइब रिजिडिटी हमें मिल सकती है।
इसके अलावा मूवमेंट्स बॉडी की स्लो डाउन हुई हुई है तो उसको हम कहेंगे ब्रेडिकाइनेसिया। फिर हम उसको कहेंगे चल के दिखाओ, वो चलेगा तो उसके छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, ठीक है, तो शॉर्ट स्टेप्स होंगे। और फेस्टिनेटिंग गेट इसको हम कहते हैं। फिर जी उसकी पोस्चर भी उसका ऐसे झुका हुआ सा पोस्चर होगा, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। फिर हम क्या उसके फेस को देखेंगे, फेस तो हम सबसे पहले ही पेशेंट का देखेंगे, मास्क लाइक होगा, कोई इम्प्रेशन ही नहीं होगा, एक्सप्रेशन ही नहीं होगा फेस के ऊपर, तो उसको कहते हैं हाइपोमीमिया फेस, ठीक है। फिर उनको कहेंगे ये लो पेज इसके ऊपर लिख के दिखाओ, तो वो राइटिंग उनकी छोटी छोटी राइटिंग होगी, उसको कहते हैं माइक्रोग्राफिया। तो इस तरह के फीचर्स जो है ना हमें पार्किंसंस के पेशेंट में मिलते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर हम इसकी हम क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाए ना तो हमें इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी पड़ती पार्किंसंस में। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल फीचर से ही हम जो है वो डायग्नोज कर लेते हैं इसके पेशेंट को, ठीक है। तो इसका मैं आपको अभी यूक्यू भी डिस्कस करवाऊंगी, आप उसके फीचर्स देख के बताएंगे कि ये पार्किंसंस का पेशेंट है। तो इसमें हमें ऐसा कोई जो है ना हमें नहीं करनी पड़ती कोई ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लेकिन हम CT MRI PET स्कैन कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई खास रोल नहीं है। इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमने फिजियोथेरेपी करनी होती है पेशेंट की, हमने उसकी जो है वो टोन को चेक करना होता है। टोन बिल्कुल इन पेशेंट्स की ना मोनोटोनस हो जाती है, कोई टोन उनकी मतलब एक रोबोटिक सी, कोई एक्सप्रेशन नहीं है इस तरह की। अब हमने ट्रीटमेंट करनी है तो ट्रीटमेंट हमारी क्या है कि हमने उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना है जिनकी पार्किंसंस डिसीज़ इतनी सीवियर है कि उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही है, मतलब वो चल नहीं सकते, वो अपने काम नहीं, हाथ नहीं कर सकते, रेस्ट पे उनके हाथ ऐसे ट्रेमर्स में होते हैं, मास्क लाइक उनका फेस है ना, उनसे लिखा जा रहा है ना कुछ, तो उनकी डेली एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही है। तो फिर हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है और फर्स्ट लाइन एजेंट्स जो हम स्टार्ट करवाते हैं दैट इज़ कार्बिडोबा लीविडोबा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये जो है हम क्यों यूज़ करते हैं कार्बिडोबा लीविडोबा का कॉम्बिनेशन क्यों स्टार्ट करते हैं, अकेला कार्बिडोबा क्यों नहीं देते। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी इज़ अ मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये वो जो ब्रेडिकाइनेसिया हुई हुई है, पेशेंट की मूवमेंट्स इतनी थोड़ी हुई हुई है, रिजिडिटी हुई हुई है, उसको कम करेगा, ठीक है। लीवोडोपा जो है इट इज़ डोपामीन, जबकि कार्बिडोपा क्या है, इट इज़ डोपा डीकार्बोलेज इनहिबिटर, ठीक है। होता क्या है, एक पेशेंट था उसको हमने हाल ही लीवोडोपा दिया ओरली, ठीक है। क्या हुआ, उसकी बॉडी में वो गया लीवोडोपा और वो उसकी बॉडी में ना क्या हुआ, जाके डीकार्बोक्सिलेट हो गया और उसने डोपामीन बना दिया पेरिफेरली। जब उसने पेरिफेरली ही डोपामीन में वो कन्वर्ट हो गया डीकार्बोक्सिलेट होके बाय द एंजाइम डोपा डीकार्बोक्सिलेज। तो क्या हुआ, वो डोपामीन जो है ब्रेन को तो गया ही नहीं है, बहुत स्मॉल डोजेस में गया, और हुआ क्या कि वो जो हमारा वो जो डोपामीन था उसने जाके साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करना शुरू कर दिया बॉडी में। तो हमने क्या किया कि हमने ये जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज है इसका इनहिबिटर दिया, ताकि वो जो पेरिफेरल कन्वर्जन हो रही थी लीवा डोपा की डोपामीन के अंदर वो ना हो, ठीक है। जब लीवो डोपामीन नहीं कन्वर्ट होगा तो जो है वो हमारा पेरिफेरल कन्वर्जन रुक जाएगी और वो हमारा डोपामीन मैक्सिमम ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में ज़्यादा इफेक्ट्स देगा, और बॉडी में जो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स थे पोस्चरल हाइपोटेंशन, नोज़िया, वॉमिटिंग और डिस्टोनिया और पर्सनालिटी चेंजेस, ठीक है, ये सारे जो है क्या हो जाएंगे, कम। इस वजह से हम कार्बिडोपा को लीवोडोपा के साथ मिला के देते हैं। हाल ही लीवोडोपा देंगे तो वो पेरिफेरल जाके कन्वर्ट हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेज से और पेरिफेरल इफेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, ब्रेन में जाएगा नहीं, तो हम कार्बिडोपा देते हैं ताकि जो पेरिफेरल इसकी कन्वर्जन है ये रुक जाए और ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा मिले और पेरिफेरल साइड इफ़ेक्ट्स उसके कम हो, ठीक है, वो ब्रेन में जाके कन्वर्ट हो डोपामीन में, बाहर ना होना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें एक चीज़ होती है ऑन एंड ऑफ फिनोमिना, ठीक है, ये आना शुरू हो जाता है। ऑन क्या है कि इसमें क्या होगा, वही डोपामीन की कमी हो जाएगी, ब्रेडिकाइनेसिया शुरू हो जाएगा। ऑफ क्या है कि वो डिसकाइनेसिया हो जाएगा क्योंकि एकदम से एक्सेस ऑफ डोपामीन हो जाएगी। ये हमारा एक चीज़ होती है कि डोपामीन की कमी ज़्यादा जो है ना होती रहती है, जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ फिनोमिना होता है। अब इसके अलावा हमारे जो है हमने क्या करना है, हमने डोपामीन का बॉडी में लेवल ज़्यादा करना है किसी भी तरह। हम किस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं, या तो बाहर से डोपामीन दे दें किसी भी फॉर्म में,
या डोपामीन की हमने जो है ना बॉडी से एक्सक्रीशन ना होने दें, उसकी मेटाबॉलिज्म ना होने दें, या हमारा जो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हुआ था उसको हम कम कर दें, तो हमने डोपामीन के एगनिस्ट देने होते हैं। ये लीवोडोपा से इतने इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, इनका साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो डोपामीन एगनिस्ट का काम क्या होगा कि डायरेक्टली डोपामीन के रिसेप्टर्स पे जाके काम करेंगे। तो इसमें हमारे नॉन एर्गोट डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, रोपिनारोल, प्रामिपैक्सोल। ये हम एर्गोट के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एर्गोट ड्राइव जो होते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन के बर्गोलिन, इनसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनके नॉन एर्गोट जो होते हैं इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स कम होते हैं इस वजह से। ठीक है, देन वी हैव द डोपामीन को जो है ना मोनोमाइन ऑक्सीडेज और COMT, आपको पता है ये दोनों जो होते हैं ना ये पेरिफेरल जो है क्या करते हैं कि डोपामीन को जो है ना मेटाबोलाइज कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं इनके इनहिबिटर्स दे देते हैं। ठीक है, तो मोनोमाइन इनहिबिटर्स कौन से हैं? हमारे सेलिजिलिन और रजागलिन। ठीक है, और जो है COMT इनहिबिटर्स कौन से हैं? एंटाकापोन और टोल्कापोन। ठीक है, टिकापोन और टोल्कापोन। तो ये क्या करेंगे, इनका काम ये होगा कि लीवोडोपा की ड्यूरेशन को जो है वो ज़्यादा कर देंगे ताकि वो पेरिफेरली मेटाबोलाइज ना हो, ब्रेन को ज़्यादा सा मिले। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट MCQ भी बन सकता है कि इंटेकापोन और टोल्कापोन पे हम प्रेफर करते हैं इंटिकापोन, क्यों? क्योंकि टोल्कापोन जो होता है ये हेपेटोटॉक्सिक होता है। ठीक है, एंड पे मैं इसका ट्रीटमेंट रिपीट कर दूंगी। देन हमने क्या करना है, हमने एसिटाइलकोलिन के काम को कम करना है, तो हम उसके लिए क्या देते हैं? बेंस्ट्रोपीन ट्राईहेक्सीफेनाइडाइल। इसमें से आप एक याद कर लें, बेंस्ट्रोपीन। ये क्या करेंगे, ये ट्रेमर और रिजिडिटी को कम करेंगे, ट्रेमर्स और रिजिडिटी को कम करेंगे। ठीक है, लीवोडोपा और कार्बिडोपा हमने क्यों दिया था? ब्रैडिकाइनेसिया और रिजिडिटी को कम करने के लिए। एंटीकोलिनर्जिक्स हम क्यों दे रहे हैं? ट्रेमर्स और रिजिडिटी को कम करने के लिए। लेकिन यू नो दैट एंटीकोलिनर्जिक्स के ये होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी स्क्रीशंस होती है वो कम हो जाती हैं, ड्राई माउथ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी क्योंकि वो मूवमेंट रुक जाएगी इंटेस्टाइन की, ब्लड विजन होगी और यूरिनरी टेंशन और कन्फ्यूजन। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक होता है जो कि जो है ना एमेंटाडीन। एमेंटाडीन जो होता है ये भी डोपामीन का एगनिस्ट होता है, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एमेंटाडीन एक होता है। ठीक है, तो मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि अगर 60 से कम एज है और माइल्ड है, तो माइल्ड पार्किंसन डिजीज़ है तो हम बेंस्ट्रोपिन प्रेफर करते हैं, और अगर 60 से ज़्यादा एज है और माइल्ड है तो हम एमेंटाडीन प्रेफर करते हैं। ठीक है, और स्फीयर केस में हम लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन देते हैं। सर्जिकल ऑप्शंस होती हैं, फिर अगर हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया तो हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑफ द थैलेमस करते हैं ताकि ट्रेमर्स ना हो, और फिर हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं ग्लोबस पैरेडिस की, सबथैलेमिक न्यूक्लियस की, और ये हम जो है वो उस केसेस में करते हैं सर्जिकल ऑप्शंस अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी ट्रीटमेंट थी। शुरू में हमने क्या किया, हमने जो है कार्बिडोपा लीवोडोपा का कॉम्बिनेशन दिया, डोपामीन एगनिस्ट दिया जिसमें वी हैव द नॉन एर्गट एंड एर्गट, जिसमें हम नॉन एर्गट प्रेफर करते हैं। देन MAO इनहिबिटर्स सेलेगिलिन रजागलिन, कॉम्ट इनहिबिटर्स इंटिकापोन टोल्कापोन, एंटीकोलिनर्जिक्स बेंस्ट्रोपिन एमेंटाडीन। ठीक है, तो ये हमारी होगी चीज़ें, ये वाली चीज़ें हमने जस्ट ना MCQs के लिए करनी है। पार्किंसनियन सिंड्रोम्स हैं कुछ ऐसे, लेवी बॉडी डिमेंशिया, इसमें क्या होता है कि पार्किंसनिज्म भी होता है और साथ में डिमेंशिया होता है, पेशेंट को भूलने की बीमारी भी होती है। ठीक है, ये किस तरह से आएगा पेशेंट आपके पास? डिमेंशिया, विजुअल हेलुसिनेशंस के साथ और फीचर्स ऑफ पार्किंसनिज्म के साथ। ठीक है, तो लेवी बॉडी डिमेंशिया के अंदर इसका एक फीचर है डिमेंशिया पार्किंसनिज्म के साथ। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी जो होती है ये वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। इसमें एक चीज़ देख लें जो है ना, वी हैव द शायड ड्रैगर सिंड्रोम। ठीक है, शायड ड्रैगर सिंड्रोम क्या होगा कि उसके अंदर ना आपको पार्किंसनिज्म के साथ साथ ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के साइंस मिलेंगे, लाइक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और एटेक्सिया के साथ। तो इसको आप ऐसे याद रखते हैं, ड्रैगर, कोई ड्रैगर हो रहा है मतलब इधर उधर गिर रहा है हाइपोटेंशन के साथ। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मतलब जैसे वो खड़ा होता है तो नीचे गिर जाता है, और एटेक्सिया तो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के साथ अगर पार्किंसनिज्म हो रहा होगा तो उसको हम कहते हैं शाय ड्रैगर सिंड्रोम।
ठीक है। देन वी हैव द कॉर्टिकोबेजल डीजनरेशन। कॉर्टिकोबेजल डीजनरेशन में क्या होगा कि पेशेंट को पार्किंसनिज्म के साथ साथ मायोक्लोनस होगी, डिस्टोनिया होगा। ठीक है, मतलब मायोक्लोनस मतलब कि वो मतलब उसकी जैसे वो एपिलेप्सी के पेशेंट्स में नहीं होती, मसल की ऐसे मूवमेंट्स होती रहती हैं विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, इसको कहते हैं एलियन हैंड फिनोमिना, हैंड मूवमेंट विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। तो कॉर्टिकोबेजल डीजनरेशन में क्या याद रखना है, मायोक्लोनस। तो लेवी बॉडी डिमेंशिया में पेशेंट डिमेंशिया के साथ आएगा लॉन्ग विद पार्किंसनिज्म। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी के अंदर आपने शाइड्रेगर याद रखना है जिसमें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के साथ पेशेंट आएगा, और कॉर्टिकोबेजल डिजनरेशन में मायोक्लोनस के साथ। ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, देखें। सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, अगर पेशेंट पार्किंसनिज्म के साथ साथ वर्टिकल गेज में जो है ना पाल्सी के साथ आता है, मतलब कि वो जो है ना अपनी आँख को ऊपर नहीं उठा सकता, तो ये जो होगी ना इसको कहते हैं सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो पार्किंसनिज्म के साथ साथ प्रोमिनेंट एटेक्सिया के साथ आ रहा है, तो फिर जो है उसको कहेंगे ओलिवो पोंटो सेरिबेलर एट्रोफी हुई है। ठीक है, अगर पेशेंट पार्किंसनिज्म के साथ साथ प्रोमिनेंट ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के साथ आ रहा है, तो ये पहले हमने पढ़ लिया कि शाइड्रेगर सिंड्रोम में होता है। फिर अगर पेशेंट जो है अगर पेशेंट को जो है रेस्टिंग पे ट्रेमर्स होते हैं ना, तो इसका मतलब पार्किंसनिज्म है। अगर पेशेंट को जो है मूवमेंट के साथ ट्रेमर्स होते हैं, तो फिर आपने सेरिबेलम को सोचना है कि सेरिबेलम में कोई है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है जो मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई है एक्स्ट्रा। और फॉर द एमसीक्यूज़ के पार्किंसनिज्म के साथ अगर कोई चीज़ एसोसिएटेड होती है, तो हमने कुछ और डिजीज़ सोचनी होती है, माइंड में रखनी होती है। तो ये वाला टेबल हमने करना है पार्किंसनिज्म के कॉजेज़ का। इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज़ 80% केसेस में होती है। बाकी जो कॉजेज़ होते हैं पार्किंसनिज्म में, उसमें वी हैव द सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़। ठीक है, किसी को स्ट्रोक की हिस्ट्री थी, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स थे लाइक एंटीसाइकोटिक्स, मीटोक्लोप्रामाइड, प्रोक्लोरपेराजीन, टेट्राबेनाजीन, सोडियम वेलप्रेट, लिथियम, मैंगनीज। तो मतलब ये कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, कुछ आपके पास जो है एपिलेप्टिक ड्रग्स है। ठीक है, देन डीजनरेटिव डिजीजेस लाइक डिमेंशिया विद लेवी बॉडीज़, और प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने जो है वो याद रखना है, इसमें जो है शाइड्रेगर सिंड्रोम। ठीक है, कॉर्टिकोबेजल डीजनरेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसमें आप याद रखना है जो है मायोक्लोनस। ठीक है, और डिमेंशिया विद लेवी बॉडीज़ का मैंने बता दिया, उसमें आपको डिमेंशिया और विजुअल हेलुसिनेशंस मिलेंगी। और सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी में मैंने बता दिया वर्टिकल गेज पाल्सी हो कि पेशेंट अपनी आँख नहीं उठा पाएगा। ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज़। तो ये सारी डिजीज़ होती है जिनमें पार्किंसनिज्म के फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर जेनेटिक में क्या है, हंटिंगटन्स डिजीज़ और ट्रेमर एटेक्सिया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसके अलावा स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सियाज और विल्सन्स डिजीज़। ठीक है, और फिर एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी, मतलब किसी भी तरह ब्रेन के वो जो फाइबर्स है ना वो अफेक्ट हो रहे हैं, वो ड्रग्स हो सकती हैं, वो टॉक्सिन्स हो सकते हैं, वो हमारी जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना जाने की वजह से, ऑक्सीजन ना जाने की वजह से हो सकता है, वो जेनेटिक हो सकता है, वो अदर डिजनरेटिव डिजीज़ की वजह से हो सकता है, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से हो सकता है। ये साइड पे आपको जो है वो पार्किंसनिज्म डिजीज़ की जो है लेवी बॉडी दिखाई हुई है, जो कि सब्सटेंशियल डायग्राम में आपको मिलती है। फिर ये देखिए फिजिकल साइंस इन द पार्किंसंस डिजीज़। जनरल क्या है, एक्सप्रेशनलेस फेस और डिस्फोनिया और हाइपोमीनिया, और स्टूप पोस्चर है, और गेट में क्या है, स्लो गेट होगा और फेस्टिनेटिंग गेट होगा। ट्रेमर देखिए, रेस्टिंग ट्रेमर है, उसके फीचर्स लिखे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी आपने याद कर लेनी है, 344 हर्ट्ज़ की होती है। एसिमेट्रिक यूजुअली फर्स्ट इन आर्म हैंड पिल रोलिंग ट्रेमर्स, फिर उसमें जाते हैं। फिर पोस्टरल होते हैं ट्रेमर्स जो कि स्ट्रेचिंग आउट आर्म्स के ऊपर होते हैं, और री इमर्जेंट ट्रेमर्स होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसीज आप देख लें एक दफ़ा, आई थिंक इंपॉर्टेंट है। पोस्टरल जो है उनकी 6 to 8 है, और बाकी 3 to 4। री इमर्जेंट ट्रेमर्स जो होते हैं, पहले तो ट्रेमर्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही पेशेंट स्ट्रेच आउट आर्म करता है तो फिर जो है ना ट्रेमर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 तरह के ट्रेमर्स होते हैं, रेस्टिंग, पोस्टरल और री इमर्जेंट ट्रेमर्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन रेस्टिंग ट्रेमर्स हमें मिलते हैं। फिर रिजिडिटी में कॉगविल है और लेड पाइप है, मैंने बता दिया। कॉगविल ज़्यादातर अपर लिम्स पे होती है, और लेड पाइप जो होती है वो हमारी
लोअर लिप्स में मिलती है। एकाइनेसिया होता है जिसमें स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स होती है। और नॉर्मल फाइंडिंग्स इफ एबनॉर्मल कंसिडर अदर कॉजेस लाइक डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस पावर प्लांटर रिस्पॉन्सेज सारे कुछ ठीक होते हैं, आई मूवमेंट्स और सेंसरी एंड सेरिबेलर। तो ये जो है ना पार्किंसन में हमने चेक करना होता है। अगर हमें नॉर्मल मिलती है तो दिस इज़ पार्किंसन। लेकिन अगर हम नॉर्मल मिलती है लाइक उसकी पावर में मसला है, उसके रिफ्लेक्सेस में मसला है, तो हमने सोचना है कोई अपर मोटर न्यूरल मोटर डिजीज़ है। ठीक है, आई मूवमेंट्स में हमने सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी को सोचना है। और सेंसरी और सेरिबेलर डिस्फंक्शन मैंने आपको बता दी, उसमें आपको इंटेंशनल ट्रेमर्स मिलेंगे, मूवमेंट्स के साथ ट्रेमर्स मिलेंगे। ये देखिए, ये पार्किंसंस के अंदर हम एक स्कैन करते हैं, स्पेक्ट स्कैन, सिंगल प्रोटॉन इमिशन कंप्यूटेड टोपोग्राफी। इसमें हमें पता चलती है कि डोपामीन की एक्टिविटी जो है ना वो स्लो हुई हुई है। ए के अंदर आपको स्लो दिखाई हुई है और बी के अंदर आपको नॉर्मल एक्टिविटी दिखाई हुई है। ये एक बना हुआ है टेबल डोपामीन एगनिस्ट का, एर्गट ड्राइव्ड, ब्रोमोक्रिप्टिन, पर्गोलाइड के बर्गोलिन, और नॉन एर्गट में क्या है, रोपिनेरोल, प्रामिपेक्सोल। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि आपने याद रखना है इसमें से जो नॉन एर्गट है ये हम प्रेफर करते हैं